not a game, it's a rich thing. WWE एरिना रोशनी से जगमगा रहा था। सालाना ग्रैंड स्लैम के मुकाबले होने के सबब हाल में तिल धरने की जगह न थी। मखसूस मिजाज के हामिल मर्द जन तमाशाइयों का जोशो खरोश अरूज पर था। जुए की बाजियां लग रही थी और इनका ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था। जॉर्ज एवल ड्राउने फिल्मों के जैसी म्यूजिक और नीम तारीख रोशनी के इफेक्ट के साथ नमूदार हुआ। मुकाबले के लिए इसका नाम अनाउंस हुआ था। अपने मखसूस अंदाज में झूमता हुआ वो रिंग की तरफ बढ़ा। रोशनी अब इसके पहाड़ से स्याह वजूद को नमूदार कर रही थी। इस वजूद में कभी बिजलियां चमकती थी, मगर अब कई जगहों से खाल लटकने लगी थी और सीने बाजू के मसल्स ढीले पड़ चुके थे। वो अपना बेहतरीन वक्त गुजार चुका था। तमाशाइयों में इसके कुछ पुराने चाहने वाले थे जिन्होंने इसका पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। दीगर तमाशाइयों की जानिब से तालियां तो बजी थी, मगर वालिहानापन नदारत था। इसकी वजह यह भी थी कि वो मुसलसल हार रहा था, मगर इसमें जॉर्ज का कसूर भी नहीं था। इसे किरदार ही हारने वाले घोड़े का मिलता था। वो ये किरदार अदा करने पर मजबूर था। इसकी गुजर बसर का ये इकलौता जरिया था। अनाउंस करने वाले पेशावर सदाकार था। उसने जॉर्ज की शान में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाकर तमाशाइयों को गरमाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुआ। आखिर में इसने एवल वाला दाव भी आजमाया, मगर यह भी हासा कारगर साबित ना हुआ। सिर्फ चंद दीवानों ने ही इसका साथ दिया। जॉर्ज के होंठों पर तल मुस्कुराहट दौड़ गई। कभी जब मजमा यकज़बान होकर इसे इस अंदाज में पुकारता था तो वो जोश से भर जाया करता। डौने अंदाज में ज़बान बाहर निकालकर आंखें फैलाता और बिजली सी फुर्ती के साथ दौड़कर रिंग के पुल पर चढ़कर हवा में उल्टी कलाबाजी खाते हुए अपने कदमों पर सीधा आ खड़ा होता। मगर ये गए वक्तों की बात थी। अब इसने महज ज़बान निकालने और आंखें फैलाने पर इत्तेफा किया था। जॉर्ज के बाद इसके आज रात के हरीफ का नाम अनाउंस हुआ। इसका नाम बर्टन किंग सफ़ेद सुअर के मानिंद खूब पला हुआ यह नौजवान एक उभरता हुआ स्टार था, मगर इसकी असल वजह शोहरत इसका बाप है, किंग मैथी, अंडरवर्ल्ड का डॉन और नस्ली तफाहर का शिकार एक सफ़ेद फार्म। किंग मैथी कभी एक माना हुआ स्ट्रीट फाइटर हुआ करता था, मगर रीढ़ की हड्डी में लगने वाली एक गोली ने इसे नकारा कर दिया था। गुज़श्ता 18 साल से वो व्हीलचेयर पर था। अपने हाबू की तकमील में वो अपने बेटे को देख रहा था। वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल वो जल्द से जल्द अपने बेटे के सीने पर सजा देखना चाहता था, और इसके लिए इस मामले में अहलाकियात भी कोई ना थी। सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल इसे चाहिए था। ग्रैंड स्लैम बर्टन किंग का पहला मुकाबला था, जो जाहिर है बाप बेटे के लिए बहुत अहमियत का हामिल था। बर्टन किंग के मद्दे मुकाबले लाने के लिए कई नाम ज़ेर गौर है, मगर कुरा जॉर्ज के नाम ही निकला, जो मुकाबले को सनसनीखेज बनाने के साथ साथ बड़े फितरी अंदाज में हारने का वसी तजर्बा रखता था। एरिना के जनरल मैनेजर ने इसको नो रॉ कुश्ती के लिए जॉर्ज को बतौर खास अपने ऑफिस में बुलाकर खसूसी हदायत दी थी। इस मौका पर किंग मैथी ने भी इससे फ़ोन पर बात करने का एजाज़ बख्शा था। जॉर्ज हासा मुतमईन और खुश था। इस दफ़ा फीस भी 3 गुना मिलने वाली थी और किंग मैथी की जानिब से खसूसी इनाम का भी वादा था। बर्टन किंग के रिंग में आने का अंदाज बड़ा सनसनीखेज और दिल हिला देने वाला था। दिल की धड़कन बढ़ा देने वाले म्यूजिक के साथ वो जंजीरों में जकड़ा बदमस्त परिंदे की तरह रिंग की तरफ आ रहा था। 2 पहाड़ जैसे जिस्मों के मालिक स्याह फार्म जंजीरों को थमे से बेमुश्किल संभाल पा रहे थे। बर्टन किंग का मैनेजर इसके पीछे आगे फदक रहा था। बर्टन हासा खूबरू नौजवान था, मगर हेयर स्टाइल और चेहरे के दानिस्ता बिगाड़े हुए नकूर से बिल्कुल किसी सफ़ेद सुअर के मानी नजर आ रहा था जो बेकाबू हो गया हो। बर्टन किंग की आमद ने जैसे तहलका मचा दिया था। तमाशाइयों की अक्सरियत इसकी मद्दाह थी। इतना शोर मचा कि जॉर्ज को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए थे। ये शोर जॉर्ज को गिरा महसूस हुआ, मगर ये सोचकर इसने उसको तसल्ली दी कि कुछ देर की बात है। इसके बाद वो जोजी फाइटर, जो जुबान से ज़्यादा गन के इस्तेमाल पर यकीन रखता था, इसके कर्जे की किस्त भी लेट फीस के साथ अदा कर देगा, जिसके बाद सर पर लटकती तलवार हट जाएगी। इसके बाद वो इस काबिल हो जाएगा कि चंद दिन बेंटी को भी अपने पास रख ले। बेंटी के ख्याल के साथ इसका दिल गुदास से भर गया। बेंटी इसकी 14 साल इकलौती बेटी थी। बीवी के साथ तलाक का केस अदालत में था। अदालत इस शर्त पर बेंटी को 3 माह बाद चंद दिन के लिए अपने पास रखने की इजाज़त दे रही थी कि वो तयशुदा खर्चे हर हफ्ते बीवी को अदा करता रहे। बसूरत दीगर वो इस हक से महरूम तस्वर किया जाएगा। जुए की लत ने इस अमल में बाकायदगी नहीं आने दी, मगर जब पीस के हाथ कुछ पैसे आ जाते तो वह फौरन बीवी को भेज देता, जिससे सबब वो एहसान जताकर इसे बेंटी से मिलने की इजाज़त दे देती। जॉर्ज ने ठंडी आह भरी जिंदगी में अगर इसके लिए कोई खुशी बाकी थी तो इसका नाम बेंटी था। ज़हनी तौर पर वो रिंग से बहुत दूर चला गया, मगर फिर फौरन ही जॉर्ज को रिंग में वापस आना पड़ा। स्क्रिप्ट के मुताबिक जंजीरें तोड़वाने की कोशिश करता हुआ किंग इस पर झपटा था। जॉर्ज ने भी जारहियत दिखाई। दोनों लम्हों में गुत्थम गुत्था हो गए। इन्हें अलहदा करने के लिए 2 मैनेजर, रेफरी और गन संभाले वो 2 स्याह फार्म दरमियान में आ गए। मुकाबले से पहले ही गर्मा गर्मी ने तमाशाइयों को मजीद पुरजोश कर दिया। जुए की खिड़कियों पर रश मजीद बढ़ गया। मुकाबले का रेट 1-3 का था। जॉर्ज पर 1 लगाने वाले को 3 मिलने थे। किंग का पलड़ा वाज़ेह तौर पर झुका हुआ था। इसकी यकीनी फतह का अंदाजा लगाने वाले 3 के बदले में 1 को तरजीह दे रहे थे। दोनों रेसलर को जुदा कर दिया गया।
जंजीरों से आजाद होने के बाद किंग हर कोने में जाकर अपने मसल्स को फुलाते हुए दरिंदे कैसे अंदाज में चिंगाड़ कर तमाशाइयों को दिखा रहा था। ये इसका मखसूस अंदाज था जिसको देखते ही इसके परस्तार इसके दीवाने हो जाते थे और इसके अंदाज में चिंगाड़ने की कोशिश कर रहे होते। रेफरी ने दोनों रेसलर्स के बराए नाम कपड़ों पर हाथ फेर कर तसल्ली की किसी ने कोई हथियार नहीं छुपा रखा। इसके बाद घंटी बजी और दोनों रेसलर एक दूसरे के सामने आ गए। बज़ाहिर एक सनसनी मगर हकीकत में नो राह कुश्ती के मुकाबले का आगाज हो चुका था। इब्तदाई लपक झपक में जॉर्ज को किंग की सब पत्थरीली आंखों में अपने लिए नफरत नजर आई तो इसने महज इसे अपना वाहन समझा। मध्य मुकाबल ने कुत्ते के मानने गुर्राते हुए कहा, तुम्हें चित करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरे बाप की तरफ से जो तुम पर दबाव है तुम इससे भूल कर भी ये मुकाबला कर सकते हो। तुम्हारे सारे अंदेशों का जिम्मा मैं लेता हूँ। एक दलेराना ऑफर थी मगर जॉर्ज नौजवानी के जोशो खरोश को गुज़श्ता 10 साल से अलविदा कर चुका था। इसने हल्फियाना अंदाज में कहा, बेहतर है ठंडे दिमाग के साथ जो तय हो चुका है इसे लेकर आगे बढ़ो। करीब मौजूद रेफरी ने तारीफी नजरों से जॉर्ज की तरफ देखा। यह मुकालमा मुख्तलिफ दाव पेच आजमाते हुए धीमी आवाज में हो रहा था। किंग ने तनफ्फुर से सर झटकते हुए जहरीला तंज किया, तुम अपनी स्याह खाल बचाने की कोशिश कर रहे हो। जॉर्ज का वजूद तलही से भर गया। किंग की आंखों में नजर आने वाली नफरत इसका वहम नहीं था। बाप की तरह किंग भी रंगदार लोगों से नफरत करता था। किंग इसकी नस्ल की अगली पीढ़ी थी जो सिर्फ अपने जैसे सफेद फामों को ही इंसान समझते थे। किंग में यह नफरत बनने वाला यकीनन इसका बाप किंग मैथी था। किंग पूरी वहशत से इस पर झपटा था। जॉर्ज ने इसकी वहशत को हाथों हाथ लिया और फिर बाजू से थाम कर इसे रस्सियों की तरफ धकेल दिया। रस्सों की फोर्स ने किंग को दोबारा जॉर्ज की तरफ उछाला। यह हकीकी मुकाबला होता तो जॉर्ज का शहतीर की मानिंद बाजू किंग के नस्ली मुनाफरात के गुब्बारे से सारी हवा जल्द निकाल देता मगर जॉर्ज ने बाजू की बुलंदी ज्यादा रखी थी। किंग ने झुकाई ली और इसके बाजू के नीचे से साफ निकली। तमाशाइयों की जानिब से दाद और तहसीन का शोर बुलंद हुआ। किंग इसी मोमेंटम में दौड़ता हुआ पूल से भरपूर फोर्स से लेकर पलटा। हवा में इसके दोनों पांव आपस में जुड़ गए। किंग ने अपना रुख जॉर्ज की तरफ कर लिया। जॉर्ज ने अपना रुख इस तरफ कर लिया था। किंग के दोनों जुड़े हुए पांव इसके चौड़े सीने पर लगे और वो उल्ट कर पुश्त के बाद जा गिरा। पल भर को जमीनों आसमान ने जगह बदली। इसकी टांगे सर के ऊपर से घूमकर दूसरी जानिब गिरी थी। संभलते संभलते इसने देखा कि किंग सुर्ख चेहरे के साथ कूनी मोड़े पर गिरने वाला था। जॉर्ज ने तेजी से करवट बदली। किंग कूनी के बल नीचे गिरा। इस दफा जॉर्ज के हमायतों ने शोर मचाकर इसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। दोनों एक दफा फिर मध्य मुकाबल थे। जॉर्ज की तजर्बाकार निगाहों ने बांप लिया कि किंग कोहनी की तकलीफ को छुपाने की कोशिश कर रहा था। किंग की जरबात ब्लॉक करते हुए जॉर्ज के वजूद में एक जहमी तरंग ने सर उठाया। वो मुतअद्दिद दफा नस्ली मुनाफरत का शिकार हो चुका था और नस्ली परस्तों के लिए इसके वजूद में जहर के सिवा कुछ भी नहीं था। एक गोरे पुलिस ऑफिसर के साथ इसका झगड़ा कई दिन मीडिया की जिन्नत बना रहा। नस्ल परस्ती के खिलाफ काम करने वाली एक तंजीम ने तो बाकायदा जॉर्ज के हक में रैली भी निकाली। बात हो रही थी जहमी तरंग की। जॉर्ज ने किंग की तबीयत साफ करने का फैसला कर लिया था। इसे हारना था, इसके सिवा इसकी कोई पाबंदी नहीं थी। जॉर्ज ने कोहनी को टारगेट करते हुए किंग को 2-3 जरबे लगाए तो किंग के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। अपने हाउस कमरे में व्हीलचेयर पर बैठा किंग मैथली भी बड़ी स्क्रीन पर यह मंजर देखकर मुस्तरिब हो गया। किंग की मजरूब कलाई को मोड़कर जॉर्ज ने इसे घुटनों के पार बैठने पर मजबूर कर दिया। इस मौका पर रेफरी करीब आया और दबी आवाज में गुर्राया, ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा। जॉर्ज ने सुनी अनसुनी कर दी मगर गैर महसूस तरीके से अपनी गिरफ्त कमजोर कर दी। देखते ही देखते किंग खड़ा होने लगा। इसके हमायती हिम्मत बंधाने लगे। खड़े होते ही किंग ने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाकर जॉर्ज के पेट में लात मारी। जॉर्ज तकलीफ की शिद्दत से दोहरा हुआ तो किंग ने रस्सों से दौड़कर फोर्स ली और हवा में उछलते हुए ऊपर से जॉर्ज की गुद्दी पर पाँव मारा। दोहरा हुआ जॉर्ज मुंह के बल नीचे जा गिरा। इसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। यह नॉकआउट कर देने वाली जरब थी। जोश से पागल होता है किंग ने पे दर पे कुछ और जरबे लगाई तो जॉर्ज बेसुध सा हो गया। रेफरी ने बिफरे हुए किंग को दूर हटाया और फिर गिनती शुरू कर दी। 1, 2, 3 ड्रामा भी बाकी था। रेफरी के मुंह से 10 निकलने से पहले जॉर्ज उठ खड़ा हुआ और वो एक दफा फिर भिड़ चुके थे। मुकाबले का फैसला किसी एक के नॉकआउट होने से खत्म होना था। दरमियान में कोई वक्फा नहीं था। जॉर्ज ने जरबात खाते हुए इस नस्ल परस्त गोरे की भी खूब धुलाई की। इसके अंदर के जहर के निशान किंग की सफेद जिल्द पर वाज़ेह नजर आ रहे थे जबकि किंग की वहशत इसकी स्याह जिल्द ने जल्द छुपा ली। मुकाबला आखिरी मरहले में था। जॉर्ज ने देख लिया कि किंग हाँफ रहा है जबकि अभी इसकी तवानाई बाकी थी मगर इसे हारना था। स्क्रिप्ट के मुताबिक जॉर्ज और किंग गुत्थम गुत्था हुए तो किंग ने इसे अपने मखसूस दाव में जकड़ लिया। जॉर्ज के बाजू अपने घुटनों के नीचे दबाते हुए किंग ने इसकी दोनों टांगें मोड़कर थाम ली और मुहालिफ सिमत में जोर लगाने लगा। जॉर्ज लम्हों में बेबस हो गया। साथ ही इसने महसूस किया कि किंग जरूरत से ज्यादा ही कुछ जोर लगा रहा था। इसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ गया। तमाशाइयों ने जॉर्ज की यकीनी शिकस्त देखकर शोर मचा दिया था। ज्यादातर अफराद अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए थे। रेफरी करीब आ गया तो जॉर्ज ने कुराहते हुए कहा, यह कमबख्त
जरूरत से ज्यादा जोर लगा रहा है। रेफरी ने फौरी कोशिश करके किंग के जोश को ठंडा किया। इसके बाद ड्रामाई अंदाज में जॉर्ज इसके दाव से निकलने में कामयाब। जॉर्ज के दबे हुए हमायतियों में जैसे जिंदगी की लहर दौड़ गई थी, मगर किंग ने इसे संभलने का मौका ना दिया और पेदर पे जरबाज से इसे अधमुआ कर दिया। आखिर में जॉर्ज रस्सू पर गिरा हुआ था और किंग इसके सीने पर थप्पड़ बरसा रहा था। इसके बाद किंग को दौड़कर आना था और जॉर्ज के सीने पर बाजू की जरब लगाकर इसे रिंग से बाहर फेंक देना था, जिसके बाद जॉर्ज को नॉकआउट हो जाना था। आने वाले खुशकुन लम्हात को सोचते हुए जॉर्ज ये जरबात बर्दाश्त कर रहा था कि अचानक इसके स्याह रंग को लेकर किंग ने गाली दी और फिर फैसला कुन जरब लगाने के लिए रस्सों से फोर्स लेने के लिए दौड़ा। जॉर्ज के वजूद में जैसे आतिश फिशां सा फट गया। सारे अंदेशे और खौफ कहीं दूर जा छुपा। किंग फैसला कुन जरब लगाने के लिए झपट रहा था। जॉर्ज के और इसके दरमियान गाली की गूंज बरकरार थी। जॉर्ज की आंखों के आगे सुर्ख पर्दा सा आ गया। इसके वजूद में जैसे बिजली सी तड़प। अपनी तरफ झपटने वाले किंग को इसने रास्ते में ही बाजू से थाम कर रस्सों की तरफ उछाला। वापसी पर किंग की रफ्तार दुगना हो चुकी थी। इसकी अचानक तब्दीली ने इसे हवास बाख्ता कर दिया था। गोले की माने अपनी तरफ आते किंग को जॉर्ज ने बाज के माने दबोचा और इसके कंधे पर एक बाजू डालते हुए जॉर्ज ने इसी मोमेंटम में किंग को हवा में कोस से कजा के माने लहराया। अगले ही पल किंग हवा में चक्कर लेने के बाद जॉर्ज के सर से बुलंद हुआ और पूरी कुव्वत से पुश्त के बल रिंग के चौबी फर्श पर जा गिरा। किंग के गिरने से होने वाला धमाका और चीख सबने सुनी। एक लहजे के लिए तो यूं महसूस हुआ जैसे साहिर ने सूंप फूंक कर सारे मजमा को मुजस्मों में तब्दील कर दिया। किंग रिंग में पड़ा तड़प रहा था और इसका पेशाब हता हो चुका था। जैसे ही मजमे को बदली सूरत हाल का यकीन आया, क़यामत का शोर बुलंद हुआ। जॉर्ज के हमायती नाच उठे। जॉर्ज रिंग से बाहर निकला। इसके दिमाग पर धुंध सी छाई हुई थी। सुर्ख पर्दा अभी तक बरकरार था। रेफरी की गिनती शुरू हो चुकी थी, मगर जॉर्ज जानता था कि रेफरी 1000 तक भी गिने तो किंग खड़ा होने वाला नहीं था। जॉर्ज के मैनेजर ने तंग अंदाज में जॉर्ज को देखा। मैनेजर के चेहरे का रंग खाक जैसा हो गया था और टांगे धीरे धीरे कांप रही थी। जॉर्ज किंग के मैनेजर के करीब से गुजरा तो इसकी नहायत सर्द आवाज जॉर्ज की समाज से टकराई। अपना ठिकाना मरी पर ढूंढ लो, चांद तक तो किंग मैथ्यू तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। जॉर्ज सुनी अनसुनी करते हुए आगे बढ़ता चला गया। हकीकत हाल से वाकिफ हर आंख से चंबे से देख रही थी। इसने अपने मुस्तर से रूम में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। आतिश शाह के मानी फटने वाले जज्बाती कैफियत रफ्ता रफ्ता एतदाल पर आने लगी। अगले चंद मिनट में जॉर्ज खौफो हरास में गिर चुका था। इसके हाथों जो कुछ हो चुका था, इसकी सजा कम से कम भी मौत थी, मगर एक अनजानी सी ताकत जॉर्ज को हौसला भी दे रही थी। किंग को कोई हक नहीं था इसके तमाम तर ताउन के बावजूद अपने जहरीले तासुब का शिकार होकर इसे गाली दे। वो अपने फर्ज से हाइफ नहीं था। इसकी निगाह के सामने वो मंजर उबड़ा जब सफेद फार्म भेड़िया रिंग में तड़प रहा था। इसका पेशाब हता हो गया था। इस मंजर को याद करके आसूदगी की एक लहर पल भर के लिए सारे खौफो हरास को बहा कर लेगी। इसकी रंगत को लेकर गाली देने वाले का जिल्लत आमेज तमाशा पूरी दुनिया ने देख लिया था। अगले पल माली परेशानियों का देव मुंह फाड़े जॉर्ज की तरफ बढ़ा तो इसने ठंडा सांस लेकर खुद को तसल्ली दी। मरना ही किस्मत में वक्त से पहले लिखा था तो गोली चलाने वाले के हाथ से क्या फर्क पड़ता था। वो हाथ किंग मैथ्यू का हो या जोजी फायर का। वो खुद को हौसला देता हुआ वॉशरूम में घुस गया। वो कपड़े पहन रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। खौफ की लहर जॉर्ज की रीढ़ की हड्डी में सराहियत कर गई। इसने खुद को संभालते हुए पूछा, कौन है? अरीना के मैनेजर की जज्बात से आ रही आवाज उभरी, जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल जाओ। किंग मैथ्यू बनफ्से नफीस अपनी रिहाइश का रवाना हो चुका है। जॉर्ज दरवाजा खोलते ही चिल्लाया, किंग की इस नाजायज औलाद को किसने हक दिया था कि मेरे रंग को लेकर मुझे गाली दी? मुझे गाली बर्दाश्त नहीं होती। आखिर में इसका लहजा तब्दील होगा। ना चाहते हुए भी वो कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। एरिना के मैनेजर के तासुर में कोई तब्दीली नहीं है। तुम्हारा मौक़िफ़ किंग मैथ्यू तक पहुंच जाएगा, मगर फिलहाल तुम यहाँ से निकल जाओ। ये कहकर मैनेजर वापसी के लिए मुड़ गया, फिर ठनका और रुख मोड़े मोड़े जेब में से नोटू की एक पतली सी गड्डी नीचे गिराकर आगे बढ़ गया। जॉर्ज ने एक दफा फिर ठंडी सांस ली और नोटू की गड्डी उठा ली। इस वक्त ये गड्डी इसके लिए दुनिया की सबसे कीमती शय थी। तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करते हुए जॉर्ज की नजर गाड़ी के आईने पर थी। जल्द ही इसने हाईवे छोड़ दिया। साउथ वेलिंगटन नामी मज़ाफ़ाती इलाके की तरफ गाड़ी मोड़ते हुए मजीद मुहतात हो गया। ये बात इसके लिए इत्मीनान का बाइस थी कि अब इसका आकब महफूज था। तूफान अभी दूर था। रात के इस पहर इस पुरसुकून इलाके में सन्नाटे का राज था। वीरान सड़क पर जॉर्ज गाड़ी उड़ाए जा रहा था। जल्दी इसकी गाड़ी ने एक पुरसुकून और खामोशी में डूबे रहायशी इलाके का सकूत तोड़ दिया। लकड़ी के बने कितार दर कितार छोटे यक मंजिला घरों में एक घर ऐसा भी था जो इसकी मताए जान को अपनी आगोश में समेटे हुए था। जल्द ही इसकी गाड़ी इस घर के सामने रुक गई। खिलौने के मानी नजर आने वाले घर का बेशतर हिस्सा तारीख था। लकड़ी के मुख्तसर से दरवाजे के दूसरी तरफ नन्हा सा होम किचन गार्डन था। दाहरी दरवाजे के ऊपर लगे हल्की ताकत के बल्ब ने दरवाजे से लेकर लकड़ी के बैरूनी दरवाजे तक अंधेरे को नीम तारीकी में बदल रखा था। गाड़ी रोकते ही जॉर्ज ने एक हसरत भरी नजर इस आशियाने पर डाली। जुए और औरतों की लात ने यह आशियाना इससे छीन लिया था। खुद को बुरा भला कहता हुआ वो गाड़ी से निकला। अकब से आने वाले तूफान से इसने इस आशियाने को बचाना था। मुसलसल बैल के बाद दरवाजे के दूसरी तरफ से इसे अपनी बीवी अमिल्डा की तेज और चुभती हुई आवाज सुनाई दी। अपनी महसूस उंगली बटन से हटा लो, यहाँ बहरे नहीं रहते। साथ ही इसकी आवाजें बड़बड़ाहट उभरी। पता नहीं इस वक्त किसके पेट में मरोड़ उठा है।
दरवाजे की हिफाजती आंख से झांकते ही इसकी जुबान को ब्रेक लग गई। जॉर्ज का दिल लरजना शुरू हो गया। अमेल्डा किसी आतिशफशां पहाड़ के मानी फटने वाली थी। इसने दिल को मजबूत करने की कोशिश की। दरवाजे की दूसरी तरफ से तेज रोशनी का इनकास नीचे की दराज से बाहर आया और फिर दरवाजा चौपट खुल गया। अगले पल अमेल्डा दरवाजे के दरमियान किसी मजबूत सतून की तरह इस्तादा नजर आई। वो सफेद फाम थी और शब ख्वाबी का लिबास इसने बेहंगम अंदाज में पहन रखा था, जो इसके बड़े हुए वजूद को छुपाने में नाकाम नजर आ रहा था। इसने चीखने वाले अंदाज में कहा, क्यों आए हो और ये आने का कौन सा टाइम है? तैश के साथ साथ इसके फुटबॉल साइज के चेहरे पर कदरे हैरत थी। जॉर्ज को इसके अकम में अपनी बताई जान नजर आई। बाप को देखते ही इसका चेहरा खिल उठा। माँ दरमियान में ना होती तो वो दौड़कर बाप से लिपट जाती। वो खूब सेहतमंद और बाप की तरह दराज कामत थी। नोहेज जवानी इसके गालों पर शगुफे के मानंद खिल रही थी। महलूद नस्ल होने के सबब इसकी कदरे सांवली रंगत में बड़ी कशिश थी। जॉर्ज की जेब में ऐसा मंत्र था जिसके जरिए अमेल्डा को आराम किया जा सकता था। इसने जेब से नोटों की गड्डी निकाली। अमेल्डा की आंखों में चमक नमूदार हुई। इसने झपट कर गड्डी लिपट ली और साथ ही जॉर्ज के लिए रास्ता छोड़ दिया। अंदर दाखिल होते जॉर्ज ने बाजू फैला दी। बेंटी तोड़ते हुए इसकी बाहों में समा गई। इससे बेतहाशा चूमते हुए जॉर्ज की आंखें भर गईं। बेंटी इसके सीने पर चेहरा रगड़ते हुए मिनमिनाई, डैड इतने दिनों से तुम कहाँ थे? मैं बहुत उदास हो गई थी। जॉर्ज के सीने की गहराइयों में से एक ठंडी आह आजाद हुई। बस मेरी जान कहीं फंसा हुआ था। इसने आंसुओं का गोला हल्क से उतारते हुए कहा। बेंटी ने कानखियों से मांग की तरफ देखा जो नोट गिनने में मसरूफ थी। फिर इसने सरगोशी के अंदाज में पूछा, तुम्हारे आज के मुकाबले का क्या रहा? मॉम ने टीवी ऑफ करके रिमोट अपने पास रख लिया था। बेंटी ने सर ऊपर उठाया। इसकी चमकदार आंखों में इश्तियाक था। जॉर्ज ने इसका माथा चूमा। ग्रैंड स्लैम की बेल्ट तुम्हारे बाप की कमर में बंधी है। बेंटी ने खुश होकर इसे खूब जोर से भींच लिया। जॉर्ज के पास वक्त बेहद कम था। इसने बादल हादसा बेंटी को खुद से जुदा किया और अमेल्डा से मुखातिब हुआ। अमेल्डा का मूड कदरे खुशगवार हो चुका था। मैं सुन रही हूँ, मगर इतनी रकम के एवज बेंटी को साथ ले जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। इसके लिए तुम्हें कुछ और रकम लानी होगी। जॉर्ज ने इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। मेरे साथ आओ। बेंटी को चूमकर इसने वापसी की राह तो अमेल्डा थल थल करते कदमों के साथ कदरे हैरत के साथ इसके पीछे आई। गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हुए इसने अमेल्डा की तरफ देखा जो अब पूरी तरह से हैरत ज़दा नजर आ रही थी। अमेल्डा ने खिड़की के पास झुककर इसका मुंह सूंघा। तुम नशे में तो नहीं हो? जॉर्ज ने साफ लफ्जों का सहारा लिया। तुम और बेंटी शदीद खतरे से दो चार हो। वक्त ना होने के बराबर है। बेंटी को लेकर फौरन कहीं रूपोश हो जाओ। ये अल्फाज नहीं कोई जादुई मंत्र था। अमेल्डा अपनी जगह सुन होकर रह गई, जुबान भी इसका साथ छोड़ गई। जॉर्ज ने मौका से फायदा उठाते हुए कहा, मेरा आज का मुकाबला देख लेना, सब समझ जाओगी। आइंदा हमारा राब्ता अंकल मोरिस के जरिए होगा। इसके साथ ही इसने झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी।